नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियाँ। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। सर, ईडी द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी जमानत के लिए क्या प्रावधान होते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल क्योंकि हम लोग रोज ही अखबार में पढ़ते हैं तो हेडलाइन होती है कि ईडी ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया या उसकी बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। जी। इस तरह की खबरें ऐसा शायद कोई दिन होता होगा जब इस तरह की खबरें हम लोग मुख्य अखबारों में पहले पृष्ठ पे दूसरे पृष्ठ पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो गिरफ्तार करते हैं और उसमें जो बेल या उनको जमानत देने का प्रावधान है तो पीएमएलए की धारा 45 है, उसके द्वारा ये गवर्न होता है। उसमें दिया गया है कि बेल कैसे होगी या नहीं होगी, उसका क्या प्रावधान है। तो धारा 45 जो दी गई है उसमें यह है कि अगर इस तरह के किसी व्यक्ति को पीएमएलए एक्ट के तहत पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने अरेस्ट किया है तो उसको नेचुरली पहले कोर्ट में ही प्रोड्यूस करते हैं और बेल के लिए फिर कोर्ट ही जाना पड़ता है। मतलब वो ईडी के अधिकारी कोई बेल देने का कोई अधिकार उसमें नहीं होता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोर्ट में फिर वो एप्लीकेशन दी जाती है। तो सेक्शन ये सेक्शन 45 या धारा 45 है, ये एक विशिष्ट तरह की इसमें दोहरी शर्तें लगाती है बेल देने के लिए। ये कहती है कि इस तरह के पीएमएलए के किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई अरेस्ट हो गया है, कोई सस्पेक्ट या संदिग्ध, तो उसको अगर बेल के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये है कि सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको बेल को या उसको जमानत को अपोज करने का अधिकार दिया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पहले। जी हाँ, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको स्पेशल कोर्ट बेल नहीं दे सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो सरकारी वकील हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, उनको बेल को अपोज करने का अधिकार है, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर वो फिर अपोज करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम सबको मालूम है अपोज ही करते हैं जो सरकारी वकील होते हैं। जमानत के लिए कोई आता है सामने तो जब वो अपोज अगर करते हैं तो उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट है उसको फिर ये रीजनेबल ग्राउंड अपने आप को लेके जो अवेलेबल मटेरियल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एविडेंस है, जो भी उस समय तक, तो फिर कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को उस समय अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है रीजनेबल ग्राउंड की। उस समय उसको ऐसे रीजनेबल ग्राउंड हैं कि उस व्यक्ति ने ये पीएमएलए एक्ट के तहत वो अपराध नहीं किया है, मतलब वो आदमी उसका गिल्टी नहीं है। उस व्यक्ति ने, संदिग्ध व्यक्ति ने, ऑनरेबल जो भी अपने स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं उनको ये अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑनरेबल जो अवेलेबल एविडेंस है, अवेलेबल जो भी उनके सामने रखा गया है उसको देखकर ये सेटिस्फाई उनको करना पड़ता है कि इस संदिग्ध ने ये पीएमएलए वाला अपराध, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला अपराध नहीं किया है। तो ये सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद उनको ये भी एक और सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है कि यदि इस व्यक्ति को बेल या जमानत दे दी गई तो यह व्यक्ति जमानत पर रहते हुए दोबारा ये अपराध नहीं करेगा। तो ये बेल की शर्तें काफ़ी कड़ी हैं और ये बेल की शर्तें नॉर्मल जो बेल की शर्तें सीआरपीसी के तहत हैं उससे अतिरिक्त हैं। मतलब जो सीआरपीसी के नॉर्मल बेल की कंडीशंस है वो तो अपनी जगह पे हैं, उसके अलावा ये पीएमएलए एक्ट के तहत ये ट्विन कंडीशन या दोहरी शर्तें इन एडिशन टू दैट है, उसके अलावा अतिरिक्त ये कंडीशंस होती हैं। और ये कंडीशन इस तरह की हैं कि इनको ऑनरेबल कोर्ट के लिए बेल देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खासकर इसमें पहले वाला तो ठीक है कि सरकारी वकील को अपोज करने का अधिकार है, उसको लेके तो कोई ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। और एक ये कंडीशन कि साहब अगर उसको बेल या जमानत दे दी गई तो जमानत पर रहते हुए पुनः वो आदमी अपराध नहीं करेगा। इस बात को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जांचा जा सकता है। जैसे अगर उसका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और सोसाइटी में उसकी रूट्स हैं और फैमिली वाला आदमी है, प्रॉपर्टी वाली हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बेल दे दें तो शायद दोबारा वो ऑफेंस उस तरह का दोबारा वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन ये जो एक कंडीशन है जस्ट आपको वो सेटिस्फाई करना अपने आप को कि ये आदमी इस समय
ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है कि आदमी ने ये अपराध नहीं किया है जी। ये किसी भी कोर्ट के लिए उस स्टेज पे, क्योंकि शुरुआती दौर होता है जब आदमी बेल के लिए अप्लाई करता है, अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो अप्लाई करता है, उस समय तक बहुत ज़्यादा एविडेंस होते नहीं। ऑनरेबल जज को लिए तो डिसाइड करना उस समय आसान होता है जब सारे एविडेंस सामने आ गए हों, कोर्ट में विटनेस वगैरह एग्जामिन हो गए हों, क्रॉस एग्जामिन हो गए हों, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी रिपोर्ट्स एग्जिबिट हो गए हों, सब फॉरेंसिक हो गया और सारी चीज़ें हो गई हों। लेकिन शुरुआती दौर में जब आदमी बेल के लिए अप्लाई करता है उस समय ऐसे कोई एविडेंस, खासकर डिफेंस के पास ऐसे कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो किसी भी जज के लिए सामान्यतः इस तरह का सेटिस्फेक्शन अपने लेवल पे अराइव करना कि साहब इस आदमी ने ये अपराध नहीं किया है, बहुत अत्यंत मुश्किल होता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा, हम लोग देख रहे हैं कि इसी वजह से ज़्यादातर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है ऑनरेबल कोर्ट। और इस तरह की जो बेल एप्लीकेशन सिर्फ स्पेशल कोर्ट में लगाई जा सकती हैं, नॉर्मल दूसरी कोर्ट में नहीं लगा सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में जहाँ PMLA का अपराध की सुनवाई होगी वही कोर्ट इसकी बेल की जमानत की सुनवाई करती है। तो ये अगर रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट, इसमें सेक्शन जो धारा 45 मैंने जिक्र किया, इसमें इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो एक्सेप्शन ये कहते हैं कि अगर अभियुक्त 16 साल से कम का है, या अभियुक्त जो सस्पेक्ट या संदिग्ध है अगर वो एक महिला है, और या वो बीमार है, मतलब अत्यंत बीमार है, ज़्यादा बीमार है, या वो इनफर्म है। इनफर्म ने कई बार आदमी को मेंटल स्टेट ऐसी है उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसी 4-5 चीज़ें हैं। या उस जो अपराध है उसके मॉनेटरी, उसकी आय, मतलब जो है उसने प्रोसीड ऑफ क्राइम उससे जो जनरेट की है वो 1 करोड़ रुपए से कम है। अगर उसने कोई अपराध इस तरह का किया है और उससे जो आय अर्जित की है, संपत्ति अर्जित की है इलीगल, वो टोटल मिला के 1 करोड़ से कम का अपराध है। तो इस तरह की 4-5 चीज़ों में एक्सेप्शन है। इन चीज़ों को, शर्तों पे, इनमें फिर वो दोहरी शर्तें नहीं लगती हैं। नॉर्मल कंडीशन जो बेल की है उनके तहत बेल की सुनवाई हो जाती है और उसमें बेल मिल भी जाती है कई बार। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे मेन केस CBI करती है, मान लो मर्डर का है या किसी और स्कैम का है या बैंक फ्रॉड का है, तो ज़्यादातर केसेस में CBI या पुलिस के द्वारा जो जांच होती है उसमें उनकी बेल जनरली महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जनरली बेल मिल जाती है उस एजेंसी के द्वारा। लेकिन ये ED अगर अपना ऑफेंस दर्ज कर लेती है, ACIR दर्ज कर लेती है, तो ED के अपराध में जनरली बेल नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह की दिक्कतें बेल लाने में आती हैं। और जो एक्सेप्शन है मैंने आपको बताया, इन एक्सेप्शंस पे उनको नॉर्मल शर्तों के तहत बेल दी जा सकती है। अगर ये बेल जैसे रिजेक्ट हो जाती है तो बेल रिजेक्ट होने पे आदमी फिर ये इसके आगे हाई कोर्ट में अपील करता है, और अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सर, लग ही नहीं रहा है कि अब कानून जानना इतना मुश्किल है। इसे तो आम इंसान भी बहुत आसानी से जान सकता है और अपने कानून से जुड़े समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतना कीमती समय हमारे शो को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।